Greetings dear students, कैसे हैं आप लोग? My name is Varun from Poonmurti Global School Department of Mathematics. In my last video I have given you the introduction of chapter 5, that is arithmetic progression. Today I am going to start exercise 5.2 of NCERT Mathematics class 10. What we have to discuss in exercise 5.2, बेटा मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि कोई भी जनरल अगर टर्म होगी, जनरल अगर AP होगी तो वो क्या होगी? a प्लस डी, a प्लस 2d अप टू सोन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको मैं क्या कहूँगा कि ये एक जनरल AP है, जहाँ पर a के बारे में मैंने आपको बताया कि a क्या होती है? फर्स्ट टर्म होती है। d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। n के बारे में बताया, n क्या होती है? नंबर ऑफ टर्म्स होती है। क्या होती है? n नंबर ऑफ टर्म्स। d कब निकलता है? जब मैं a2 माइनस a1 करता हूँ या a3 माइनस में a2 करता हूँ। मतलब क्या है? बाद वाले टर्म में से अगर पहले वाली टर्म माइनस होगी तो उसको मैं क्या कहूँगा? कॉमन डिफरेंस कहूँगा। क्या कहूँगा? कॉमन डिफरेंस कहूँगा। अब तुम्हें इस एक्सरसाइज के लिए एक फॉर्मूला सीखना है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दैट इज an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको अब यहाँ काम देगा। इसके बारे में हम पिछले एक्सरसाइज में डिस्कस भी कर चुके हैं। an का मतलब होता है लास्ट टर्म। कोई भी अगर AP होगा तो उसका nना टर्म जो होगा वो उसका लास्ट टर्म होगा। मतलब उस AP की बाउंडेशन n टर्म्स तक है, तो लास्ट वाले टर्म्स को मैं क्या कहूँगा? n टर्म कहूँगा। a फर्स्ट टर्म होगी, n नंबर ऑफ टर्म्स, और d क्या होगा प्यारे बच्चों? कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं यही फॉर्मूला आपको बताऊंगा। अगर आगे कोई और फॉर्मूले भी इस एक्सरसाइज में अगर रेलिवेंट होंगे तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2। ये आप नोट कर लोगे, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 5.2 की शुरुआत करते हैं। पहले ही क्वेश्चन में आपको एक बॉक्स दे रखा है। पहले ही क्वेश्चन में आपको एक बॉक्स दे रखा है। ये कहता है कि इस बॉक्स में 4 अलग अलग वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों। सॉल्यूशन नंबर 1, ये एक बॉक्स दे रखा है जहां पर आपके पास a की वैल्यू है, आपके पास d की वैल्यू है, आपके पास n की वैल्यू है और आपके पास an की वैल्यू है। आपके पास ये 4 वैल्यूज हैं और इन 4 में से हर क्वेश्चन में, हर पार्ट में कोई 3 वैल्यू आपको दे रखी हैं और फोर्थ वैल्यू क्या है? मिसिंग है। कोई 3 वैल्यू आपको दे रखी है और जो फोर्थ वैल्यू है प्यारे बच्चों वो क्या है? मिसिंग है। तो हम एक काम करेंगे, आपको पता है हर क्वेश्चन के लिए एक ही फॉर्मूला लगेगा। आप ये लिखोगे हर क्वेश्चन में वी नो, आप क्या जानते हो? an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। देखिए क्या ये वो फॉर्मूला है जिसमें ये सारी वैल्यूज अंदर हैं? जैसे a है, a भी है, d है, d भी है, n है, n भी है और an क्या है? an। इसका मतलब ये फॉर्मूला जो है ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के हर पार्ट के लिए सफिशिएंट है। सपोज अगर जैसे मैं पहला पार्ट करता हूँ तो पहले पार्ट में प्यारे बच्चों आपको a दे रखा है 7, आपको d दे रखा है 3, आपको n दे रखा है 8 और an आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे प्यारे बच्चों? आपको पता है ये फॉर्मूला क्या है? 3 वैल्यू है, डाल दो वैल्यू। an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 7, n कितना प्यारे बच्चों? 8 माइनस 1 और d कितना है? 3। जस्ट कैलकुलेशन बचेगी आपके पास, ठीक है। तो 7 प्लस 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 7 प्लस 21 दैट इज 28। तो an की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 28 हो जाएगी। देखो कितना आसान था, एक फॉर्मूला और क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स आपके इस फॉर्मूले से हो जाएंगे। मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 की जो ये टेबल है, ये टेबल को आप ऐसे कंप्लीट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या करते हैं? देखिए अब आप इंग्लिश की हिंदी बनाना शुरू कर दो। क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन होंगे, आपको इंग्लिश में स्टेटमेंट दे रखी होगी, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से समझ पाते हो, आपको ग्रामेटिकल अच्छा नॉलेज है, तो ही आप क्वेश्चन को समझ पाओगे कि वो पूछ क्या रहा है। नहीं तो पूछ कुछ और रहा होगा और आप कुछ और समझ लोगे, उससे वो क्वेश्चन क्या है ना प्यारे बच्चों, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा जहाँ तक हम चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। ये क्या कहता है? देखिए समझिए, सेकंड के फर्स्ट पार्ट में इसका सेकंड पार्ट आप खुद करोगे। देखो इसने क्या कहा, 30th टर्म ऑफ AP। 30th टर्म का मतलब क्या है कि
30th टर्म मतलब क्या है, एज गिवन। 30th टर्म का मतलब क्या है, n30 है। क्या है, n30 है। जब भी वो का क्या मतलब है कि 30वीं टर्म 30th टर्म 30th का टर्म का मतलब क्या है कि उस एपी में टोटल कितनी टर्म्स होंगी। भाई इसने ये कहा कि 30th टर्म, एक लास्ट टर्म की वो बात कर रहा है, लास्ट टर्म 30th टर्म है इसकी, और इसका मतलब कि उस पूरी एपी में टोटल कितनी टर्म्स है प्यारे बच्चों, 30 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है, 30। इसका मतलब क्या हो गया कि n क्या हो गया, 30 हो गया। और क्या गिवन है, एपी क्या दे रखी है, गिवन एपी दे रखा है 10, 7, 4। अगर ऐसा कुछ दे रखा है, यहाँ से आप तुरंत कंक्लूड कर लोगे, ए क्या हो जाएगा 10, डी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 दैट इज 7 माइनस 10, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -3 हो जाएगा। तो आपके पास n भी है, आपके पास a भी है, आपके पास d भी है। क्या निकालना है, वो वैल्यू निकालनी है 30th टर्म की। आपको पता है आप क्या लिखोगे, वी नो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये निकालना है। a क्या था 10, 30th टर्म मतलब n 30 होगा, और d कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो 10 प्लस 29 इंटू -3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10 माइनस 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 और 1 87। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, -77 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, -77 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, दिस इज द क्वेश्चन। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, पूरी एक्सरसाइज हमने एपी के बारे में पढ़ा, एपी की जनरल बातें तो आपको पता ही होंगी, लेकिन ये पूरी एक्सरसाइज an वाले फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। और an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज सिर्फ इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। बाकी की बात रहेगी कैलकुलेशन की, तो मैं ये मानता हूँ कि आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, तो आप इतनी कैलकुलेशन तो मेरे प्यारे बच्चों आपको आती हो, ठीक है। चलिए, सेकंड का सेकंड पार्ट आप बिल्कुल कर सकते हो। 11 टर्म है तो n की वैल्यू 11 हो जाएगी, a और d आप निकाल के और an की वैल्यू निकाल दोगे, ठीक है। अब बेटा आगे थर्ड क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। थर्ड में इसने बॉक्सेस दे रखे हैं, ठीक है, बॉक्सेस दे रखे हैं। तो इन बॉक्सेस को आप पहचानिए। जनरल टर्म से मैं आपको बताता हूँ, जनरल टर्म, जनरल AP ही मैं पूरी लिख रहा हूँ। जनरल AP क्या होती है, a होता है, a प्लस d होता है, a प्लस 2d होता है, a प्लस 3d होता है, और ये चलता जाता है कहाँ तक, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। जहाँ पर ये वाला a1 होगा, ये वाला a2, ये a3, ये a4, और ये भी चलता रहेगा, ये वाला क्या हो जाएगा an। इसका मतलब अगर सीरीज में सपोज 1 2 थर्ड वाला अगर प्लेस खाली है, थर्ड वाला प्लेस खाली है, तो मैं क्या समझ जाऊंगा कि यहाँ पर a3 आएगा, और a3 आएगा तो a3 का फॉर्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों, a प्लस 2d। बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब क्या है कि आपको एक सीरीज़ की तरह दे रखी होगी, आप उस सीरीज़ में ये देखिए कि कौन सा वैकेंट प्लेस है, खाली स्थान कौन सा है। खाली स्थान जो सा है उसमें आप ये देखिए कि ये एपी में कौन सी जनरल टर्म यहाँ पर आएगी, और उस जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। करें कोशिश, चलिए देखते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ और डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। थर्ड का सपोज कोई भी आप उठा लीजिए, सारे एक जैसे प्यारे बच्चों। सपोज मैं सेकंड वाला उठा रहा हूँ। सेकंड वाले में क्या कहता है ये, सेकंड वाले में देखिए एक बॉक्स है, फिर कोमा है, फिर 13 है, फिर बॉक्स है, फिर कोमा है, 3 है। मैंने जनरल एपी समझी थी, और जनरल एपी ये कहती है कि जो शुरुआत का पहला टर्म होगा वो a1 होगा, ये a2 होगा, ये a3 होगा, ये a4 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। आप उसको सीरीज से एक बार नाम दे दोगे, आप उसके बाद क्या लिख दोगे, आप ये लिख दोगे कि हेयर जो a1 है ये निकालना है, a2 कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 13, क्या दे रखा है 13, a3 क्या है बेटा वो भी निकालना है, और a4 क्या दे रखा है प्यारे बच्चों 3। इसका मतलब ये दो वैल्यू दे रखी बटे, ये दो वैल्यू दे रखी है। इन दो वैल्यू से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं ये निकाल सकता हूँ हेयर जो आपका a2 है प्यारे बच्चों, क्या होता है a प्लस डी होता है ना, 13 इक्वेशन नंबर 1 का मैंने नाम दे दिया इसको। मेरी बात समझे, बहुत आसान बातें हैं। a4 क्या होता है a प्लस 3d, और मैंने ये इक्वल में क्या है प्यारे बच्चों 3 है, और मैंने इसको 2 का नाम दे दिया। मेरी बात समझ में आई। a प्लस डी इज इक्वल्स टू 13, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू
3। अब देखिए मेरे पास ये दो इक्वेशन आ जाती है, मैं इस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ। मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। मतलब क्या है, इस इक्वेशन में से इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया। हम देखिए थर्ड चैप्टर में लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना जानते हैं। मैं इसको किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से अब इसको सोल्व कर रहा हूँ। a + 3d इज इक्वल्स टू 3 और a + d इज इक्वल्स टू 13। सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 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 कैंसिल आउट, ये 2d हो गया और ये क्या हो गया -10। यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि d क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, -5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -5। क्लियर, बिल्कुल मैंने सिंप्लीफाई किया है और d कितना आ गया प्यारे बच्चों, -5 आ जाएगा। किसी भी टर्म को निकालने के लिए, किसी भी टर्म को निकालने के लिए मेरे पास दो वैल्यू होनी चाहिए। एक तो मेरे पास a होना चाहिए, दैट इज़ फर्स्ट टर्म, और दूसरा क्या होना चाहिए, d होना चाहिए, दैट इज़ कॉमन डिफरेंस। क्लियर है ये बात, सिर्फ दो वैल्यू होना चाहिए, एक a और एक d। मेरे पास d निकल चुका है। अब इसके बाद d मेरे पास आने के बाद मैं इक्वेशन नंबर 1 में जाऊंगा। आप क्या लिखोगे, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कहती है, a + d इज इक्वल्स टू 13 और a + d कितना है, -5 इज इक्वल्स टू 13 और a इज इक्वल्स टू 13 + 5 दैट इज 18। तो a क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 18। मुझे सिर्फ ये दो वैल्यू चाहिए। इन दो वैल्यू के बेस पे मैं हर कोई बॉक्स भर सकता हूँ। इन दो वैल्यूज़ के बेस पे हर कोई बॉक्स मैं भर सकता हूँ। जैसे a आ गया मेरा 18, तो a1 मैंने क्या डाल दिया मेरे प्यारे बच्चों, 18 डाल दिया। अब a3 डालना बाकी है। a3 क्या होता है, a + 2d, तो a अभी हमने निकाला 18 है, 2d कितना है, -5 है, दैट इज 18 - 10 और क्या आ गया प्यारे बच्चों, 8 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये लो, हो गई कंप्लीट। क्लियर, मुश्किल मैंने कहा प्यारे बच्चों, मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, 18 और 8 इन दोनों बॉक्सेस में भरे गए। एक बार रिपीट कर लेते, ध्यान से समझना। आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा था जहाँ पर ये दो एम्प्टी बॉक्स थे, बाकी दो वैल्यू दे रखी थी। मैंने कहा आप पहले एक सीरीज़ को नाम दे दोगे, दैट इज़ ये a1 है, ये a2, ये 3 और ये a4। ऐसा करने के बाद a1 जो है वो हमें नहीं पता, a2 है 13 गिवन है, a3 भी नहीं पता, a4 3 गिवन है। क्लियर है। ऐसा करने के बाद आपको ये पता है कि a2 क्या है, 13 है, और a2 कितना होता है, a + d होता है। कितना होता है, a + d होता है। a + d 13 आ गया, एक इक्वेशन मेरी ये बन गई। उसके बाद a4 3 था, a4 क्या होता है, a + 3d इज इक्वल्स टू 3। एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई। ठीक है बेटा, दोनों इक्वेशन को सोल्व किया तो d आया -5 और a कितना आता है मेरे प्यारे बच्चों, 18 आता है। कितना आता है, 18। d आ गया, a आ गया। अब मैंने वैल्यू रख दी, जो a है वही क्या है, फर्स्ट टर्म है, दैट इज a1 है, और d की हेल्प से मैंने a3 निकाल लिया और वो कितना आया, 8 आया। मैंने ये दोनों वैल्यू इस बॉक्सेस में डाल दी और मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बन गया। बात क्लियर है। ऐसे ही इसके सारे के सारे पार्ट्स हो जाएंगे, मुश्किल कुछ भी नहीं है। a की फॉर्मूला दैट इज a इज इक्वल्स टू an इज इक्वल्स टू a + n - n/d। सिर्फ वही फॉर्मूला और आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आगे भाई ये सारी की सारी प्रॉब्लम सम्स हैं, सारी की सारी प्रॉब्लम सम्स हैं और 20 क्वेश्चन है। 4 के बाद 20 क्वेश्चन है। मैं रैंडमली कोई क्वेश्चन उठा के आपको काम कराऊंगा, क्योंकि देखिए हर क्वेश्चन में कराऊंगा तो आप लोग क्या करोगे, ठीक है ना। हर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, रैंडमली क्वेश्चंस उठाऊंगा और उनको मैं कराऊंगा। जो मुझे लगता है कि हाँ मुश्किल है उनको मैं करा दूंगा। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहता है, विच टर्म ऑफ द AP इज 78। इसका मतलब क्या है कि आपको AN दे रखा है 78, AN क्या है 78 है, और AP से आप A भी निकाल दोगे, D भी निकाल दोगे। इसने कहा विच टर्म, जब ये कहता है विच टर्म तो विच टर्म का मतलब है मैं n की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। क्या निकालना चाह रहा हूँ, n की वैल्यू, और यहाँ पर आप क्या निकाल लोगे, फिर n के लिए सोल्व कर लोगे। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स या विच टर्म अगर वो बात कहता है तो दोनों में n की वैल्यू ही आएगी। तो 5th क्वेश्चन में भी आपको n निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 6 मुश्किल नहीं है लेकिन क्वेश्चन कराना ही है, इसीलिए करा रहा हूँ। ये कहता है कि चेक वेदर कि -150 आप चेक कीजिए क्या इस AP में कभी ना कभी आएगा। तो मैं लिख लेता हूँ द
गिवन AP इज, जो गिवन AP है आपके सामने वो क्या दे रखी प्यारे बच्चों, 11, 8, 5 और 2 ये दे रखा है। हमें ये चेक करना है कि वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ गिवन AP। हमें ये चेक करना है कि जो -150 है ये गिवन AP का कोई टर्म है या नहीं है, बस हमें इतना चेक करना है। अच्छा, अगर इतना चेक करना है तो मैं मान लेता हूँ कि ये कभी ना कभी इस टर्म में आ गया होगा। मैं मान लेता हूँ कि ये nth वैल्यू है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, nth वैल्यू। तो मैंने ले लिया लेट an जो क्या हो गया, -150 हो गया। अब फ्रॉम AP से आप क्या क्या लिख सकते हो, A निकाल सकते हो, फर्स्ट टर्म होगी, D निकाल सकते हो, A2 माइनस में A1 होगी, दैट इज 8 - 11 दैट इज -3। तो an प्यारे बच्चों क्या होता है, A + n-1 × D। an हो गया -150, A हो गया 11, n ही तो मुझे निकालना है। अगर n की वैल्यू यहाँ कोई एक होल नंबर आ जाता है, इसका मतलब -150 एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन अगर n की वैल्यू कोई होल नंबर नहीं आता है, इसका मतलब ये इस सीरीज में नहीं होगा। बात समझ में आई। अभी देखते हैं n की वैल्यू क्या होगी। चलिए n के लिए सोल्व कर लेते हैं। n क्या होगा, d क्या होगा, कहाँ है, यहाँ -3। अब इसके बाद -150, 11 प्लस में इधर आके माइनस में, और ये क्या हो जाएगा -3n + 3। ठीक है, -3n और +3 कितना हो जाएगा, -161, और ये +3 इधर आके -3 हो जाएगा, और माइनस में 3n, -164 -3n। कहीं गलत तो नहीं कर दिया ना हमने, ये ठीक है, माइनस आ गया, ठीक है, ये भी माइनस आ गया, चलिए ठीक है। तो -164 / -3 किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की। अब मैंने इसको देखा कि 164/3 ये कोई होल नंबर नहीं है। क्या नहीं है प्यारे बच्चों, ये एक होल नंबर नहीं है। क्या नहीं है, ये एक होल नंबर नहीं है। ठीक है, अगर ये होल नंबर नहीं है, अगर ये होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये इस सीरीज में है ही नहीं। भाई एक बात बताइए, या तो n आए भाई 10वीं टर्म, 20वीं टर्म, 30वीं टर्म, कुछ तो आए, एक होल नंबर तो आए। लेकिन अगर फ्रैक्शनल वैल्यू है, n इज अ फ्रैक्शन वैल्यू, कैसी वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू है, तो इसीलिए -150 इज नॉट अ टर्म इन गिवन AP। इसका मतलब जो -150 है ये गिवन AP का टर्म नहीं है। भाई कभी आपने सुना है कि ये 160/4 टर्म होगा या 11/2 टर्म होगा? ऐसा नहीं होता है। कोई भी एक होल नंबर होना चाहिए। समझ में आया? कोई भी एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर भी अगर मैं कहूँ तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। होल नंबर भी पूरी तरह सही नहीं है क्योंकि 0 टर्म तो होती नहीं ना। तो मैं कहता हूँ कि एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए प्यारे बच्चों? नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर हो गया तो इसका मतलब n एग्जिस्ट करता है। ठीक है, n की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अगर n की वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब वो उस टर्म में होगा, उस सीरीज़ में होगा। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, हो गया क्वेश्चन क्लियर? ये समझ में आ गया? मुश्किल नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, वही घूम फिर के पूरी एक्सरसाइज में अप्लाई होगा। एक फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं क्या है इसमें नया। ये कहता है अगले क्वेश्चन में फाइंड द AP। 31 टर्म दे रखा है, 11 टर्म दे रखा है। निकाल सकते हो 31 टर्म दैट इज A + 30D और 11 टर्म दैट इज A + 10D। कर सकते हो। और भाई क्या दे रखा है इसने? NIP कंसिस्ट 50 टर्म्स, n की वैल्यू दे रखी है, A3 दे रखा है, AN दे रखा है। 29 टर्म बिल्कुल निकाल सकते हो। तो मैं करा रहा हूँ आपको इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो मुझे लगता है 11 12 कराता हूँ। चलिए 11 12। सारे क्वेश्चन कराने का फ़ायदा नहीं है,
कुछ तुम भी तो करोगे। सॉल्यूशन नंबर 11 क्या कहता है, विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये कहता है कि ये जो आपके सामने AP है ना, इस AP का कौन सा टर्म, भाई इस AP का कौन सा टर्म 132 ज़्यादा होगा इसके 54th टर्म से। एक बार देख लेते हैं, आप लिखोगे द गिवन AP इज, गिवन AP क्या प्यारे बच्चों, 3, 15, 27, 39 ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ से आप पहले निकाल क्या कह सकते हो, जो फर्स्ट टर्म है वो निकाल सकते हो, दैट इज 3। कॉमन डिफरेंस है दैट इज D, क्या होता है A2 माइनस A1, दैट इज 15 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12। ये भी आप निकाल सकते हो। उसने कहा कि इसका कौन सा टर्म होगा, मैंने ले लिया कि वो टर्म, लेट द रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड टर्म है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो मैंने ले लिया AN। भाई जिस टर्म की ये बात कर रहा है वो मैंने ले लिया कि वो टर्म क्या होगा, AN होगा। क्या होगा, AN होगा। ऐसा करने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने ये कहा कि इस AP का एक टर्म है AN, जो क्या है प्यारे बच्चों, इसके 54th टर्म से, इसके 54th टर्म से कितना ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है। कितना है, 132 ज़्यादा है। क्या है प्यारे बच्चों, 132 ज़्यादा है। विच टर्म, क्या कहता है, विच टर्म। विच टर्म मैंने आपको समझाया था, विच टर्म का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं n के लिए सॉल्व करूँगा। किसके लिए करूँगा, n के लिए। ये बात समझ में आती है कि भाई विच टर्म, मैंने an मान लिया कि ये वो टर्म होगी जो इसके 54 टर्म से कितना ज़्यादा है, 132। अब वैल्यूज़ लिख लेते हैं। an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 54 का मतलब क्या है, a प्लस 53d और प्लस में क्या आ जाएगा 132। अब बस a और d की वैल्यू डालनी है, कैलकुलेशन करनी है। a कितना प्यारे बच्चों 3 है, n ही तो निकालना है, d कितना है 12 है। a है 3 और d कितना है प्यारे बच्चों 12 प्लस में 132। कैलकुलेशन करेंगे 3 प्लस 12 3 ज़ा 36, 3 कैरी 12 5 ज़ा 60 और 3 कैरी दैट इज 363 और प्लस 132। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 12n माइनस 12 और हो जाएगा 12n माइनस 9। क्लियर, सिंप्लीफिकेशन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ मैं। देखो यहाँ 12 3 ज़ा 36, 3 कैरी 12 5 ज़ा 60 और 363। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 6 और 2 8 और 3 11, 1 कैरी 4 और 3 7 और 6 और 1 7, ऐसा कुछ आ गया। 12n माइनस 9 इज इक्वल टू 771। क्या आ गया, 12n माइनस 9 इज इक्वल टू 771। अब क्या आ जाएगा, 12n इज इक्वल टू 771 प्लस 9 दैट इज 780। 12n और n क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 780 बाय 12। ये क्या कटता है, 12 6 ज़ा 72, 6 बचा और 12 5 ज़ा 60। तो n क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 65 आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 65 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 65th टर्म है, कौन सी टर्म है, 65th टर्म है, वो क्या है, रिक्वायर्ड है। हैंस द रिक्वायर्ड जो टर्म होगी इज 65th टर्म होगी। कौन सी टर्म होगी, ऑफ AP। तो इस AP की जो रिक्वायर्ड टर्म होगी वो कौन सी टर्म होगी प्यारे बच्चों, 65th टर्म होगी। कौन सी होगी, देखिए बिल्कुल आसान है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, जैसा जैसा वो कहता गया मैंने वैसा वैसा कर दिया। बस यही चीज़ एक समझने की है, मैं वही कहता हूँ। आप ट्रांसलेशन पे ध्यान दीजिए कि कौन सा टर्म उसकी 54th टर्म से कितना ज़्यादा है, 132। जैसा उसने कहा मैंने ऐसा कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 2AP ऑफ सेम कॉमन डिफरेंस। 2AP है, सेम कॉमन डिफरेंस है, ठीक है।
द डिफरेंस बिटवीन 100 एंड, ठीक है चलिए देखते हैं एक बार। 2 AP है, सेम कॉमन डिफरेंस है, मैंने मान लिया लेट द फर्स्ट AP इज, मैंने मान लिया लेट द फर्स्ट AP क्या है A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D चलता जाएगा A प्लस n-1 इंटू में D। ये मैंने पहली AP मान ली कि भाई 2 AP है ना अलग अलग, मैंने पहली AP ये मान ली। दोनों AP में क्या बात है कि कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है, D सेम है, तो मैंने मान लिया लेट द अनदर AP, जिस AP की दूसरे की वो बात कर रहा है वो मैंने ले लिया कैपिटल A प्लस D, क्योंकि बोला ना कॉमन डिफरेंस बराबर है, तो कैपिटल A प्लस 2D, कैपिटल A प्लस 3D एंड सो ऑन कैपिटल A प्लस n-1 इंटू D। देखिए n को मैं कैपिटल नहीं लिखूंगा क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, अलग अलग नहीं है। आगे कहता है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। ये कहता है कि उन दोनों की जो 100वीं टर्म होगी ना, 100वीं टर्म होगी, उन दोनों के बीच का जो अंतर है प्यारे बच्चों वो क्या है, 100 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए इसकी 100 टर्म कौन सी होगी, A100, और इसकी 100 टर्म क्या होगी, कैपिटल A100, और वो कितना है, 100 है। ये गिवन है, इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 का, ये गिवन। इसको सोल्व करते हैं एक बार। A100 का मतलब क्या है, A प्लस 99D, और कैपिटल A100 का A प्लस 99D, और इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 100। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, A प्लस 99D माइनस कैपिटल A माइनस 99D इज इक्वल्स टू 100, और ये इससे कैंसिल हो गया, दैट इज A माइनस A इज इक्वल्स टू 100 से इक्वेशन नंबर 2। इसको मैंने क्या नाम दे दिया प्यारे बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ये कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, उनके बीच का डिफरेंस निकालना, दैट इज हमें क्या निकालना, मैं ऐसे करके आपको बता देता हूँ, दैट इज वी हैव टू फाइंड A1000 माइनस कैपिटल A1000, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर, उनकी जो 1000 टर्म होगी, मुझे उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। चलिए कर लेते हैं एक बार। अब A1000 का मतलब क्या है, A प्लस 999D, और माइनस A1000 का मतलब क्या है, कैपिटल A प्लस 999D। आपको ये निकालना है, ठीक है। अब समझिएगा, A प्लस 999D माइनस कैपिटल A माइनस 999D, क्या ये दोनों चीज़ें कैंसल आउट नहीं हो गई, और अल्टीमेटली आपको क्या निकालना रह गया, A माइनस कैपिटल A, एंड विच इज एज इन इक्वेशन 2। देखिए यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में स्मॉल a माइनस कैपिटल A यही तो निकालना रह गया, और ये कितना था आपका, 100 था। कितना था, ये आपका 100 था। सो A जो 1000 था माइनस कैपिटल A 1000 था, ये प्यारे बच्चों कितना आ गया आपका, 100 आ गया। कितना आ गया, 100। ऐसे क्लियर, आसान क्वेश्चन था, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। देखो एक बार ध्यान दो, रिपीट करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने ये कहा कि 2 AP है, मैंने दोनों AP मान ली, उनका जो A है वो मैंने अलग अलग ले लिया, लेकिन D सेम लिया, क्योंकि गिवन में बात है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है। दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है। अगर ऐसा है तो मैंने यहाँ पर स्मॉल d ले लिया। गिवन में क्या है, 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो A प्लस 99D माइनस कैपिटल A प्लस 99D, यहाँ से निकला स्मॉल a माइनस कैपिटल A इक्वल टू 100। फिर उसने कहा हमें फाइंड आउट करना है कि उनके 1000 बीच का टर्म्स का बीच का डिफरेंस क्या होगा, A1000 माइनस कैपिटल A1000, ये आ गया A प्लस 999D, A प्लस 999D। ऐसा करने के बाद मैंने देखा 999D कैंसिल, अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचा, A माइनस कैपिटल A। ऐसा बचने के बाद आपको पता है कि A माइनस कैपिटल A ही क्या था, इक्वेशन नंबर 2 में क्या था प्यारे बच्चों, 100 था। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चे, इसको मैं रब कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, सी क्वेश्चन नंबर 13 कहता है
कि हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ये कहता है कि 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं। हाउ मैनी मतलब आपको n की वैल्यू फाउंड आउट करनी है, और ये कहता है 3 डिजिट के नंबर होने चाहिए जो क्या है 7 से डिवाइड होते हो, लेकिन होने चाहिए 3 डिजिट के नंबर। तो सुनिए, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ये कहता है 3 डिजिट के नंबर निकालने जो क्या है 7 से डिविजिबल होते हो। अब आप ये देखिए कि 7 से डिवाइड होने वाला ऐसा नंबर जो 100 से जस्ट बड़ा है, 100 से जस्ट बड़ा है, वो कैसे हम निकालते हैं। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन होता है 100। आप इसको 7 से डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7 3। अब जैसे ये 30 आ गया, आप डिवाइड कैसे करते हो, 7 4 जा 28, ऐसा नहीं करोगे आप। 7 4 जा 28 के बाद अगला जो आता 7 5 जा 7 5 जा क्या होता है 35। इसका मतलब क्या है कि अगर ये 30 की जगह 35 होता तो ये 7 से भाग होने वाला 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता। इसका मतलब क्या, अगर मेरे पास 5 और ज़्यादा नंबर होते, दैट इज़ यहाँ होता 5, दैट इज़ यहाँ क्या होता है 5। तो इसका मतलब 105 इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 7। कंसेप्ट समझ में आया क्या मैं समझा रहा हूँ आपको, कैसे आप निकालोगे। मैंने आपको ये कहा कि आप सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर लीजिए, उसको 7 से डिवाइड करना शुरू कीजिए। 7 1 जा 7, यहाँ कितना बचा 3, कितना बचा 3। 7 की टेबल में 3 के साथ नंबर कौन सा है 35। अगर यहाँ 35 होता तो ये पूरा पूरा कट जाता ना। 35 कब हो सकता है, जब इसका यूनिट डिजिट क्या हो प्यारे बच्चों 5। तो आप क्या लिखोगे, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 इज 105। क्या है प्यारे बच्चों 105। किस जो स्मॉलेस्ट है 3 डिजिट नंबर जो 7 से पूरा पूरा भाग होता है वो क्या होता है बेटा 105। अब इसके बाद हमें 3 डिजिट वाले ही देखने हैं, तो जो लार्जेस्ट नंबर होगा, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, ये कैसे निकालेंगे समझना। मैंने ले लिया 999, दिस इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, यस और नो। 999 ले लिया, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 29, 7 4 जा 28 1 9 आ गया। क्या आ गया प्यारे बच्चों 9 आ गया। अब 9 में अगर मैं कर दूं 7 2 जा 14, क्या कर दूं 7 2 जा 14, अगर ये 9 की जगह होता 4, क्या होता 4, तो ये पूरा पूरा कट जाता ना। ये 4 कब हो सकता है, जब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा। तो मैंने यहाँ ऐसे फाइंड आउट कर लिया कि जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से पूरा पूरा डिवाइड होता है वो क्या होता है 4 होता है। क्या होता है 994 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जो रिक्वायर्ड एपी है, रिक्वायर्ड एपी वो क्या होगा, पहला नंबर 105, अगला 7 ज़्यादा मतलब 112, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 994। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 994। ए 105, डी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 दैट इज़ 112 माइनस 105 दैट इज़ 7, और an प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 994। हमें क्या फाइंड आउट करना, हमें n के लिए फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है a इज इक्वल्स टू an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an क्या है 994 है, a कितना है 105 प्लस n माइनस 1, और d कितना है 7। इसके बाद 994 माइनस 105 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू में 7। ये माइनस करोगे कितना बनेगा 105, जब माइनस करोगे तो 9 8 और कितना आ जाएगा 789 आ जाएगा, और इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू में 7। नेक्स्ट स्टेप में 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा बाय 7 n माइनस 1, ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई कहीं पर।
देखो क्या आ जाएगा ये 994 माइनस 105 इजिकल टू n माइनस 1 इंटू 7। आप सब्ट्रैक्ट करोगे ये कितना आएगा 9, 8 और 8 कितना आ जाएगा 889 इजिकल टू n माइनस 1 इंटू 7। अगले स्टेप में 7 डिवाइड में आ जाएगा n माइनस 1, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा n माइनस 1 और n कितना आ जाएगा बेटा 128। तो n स्टैंड्स फॉर 128। तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ 3 डिजिट्स टर्म इज इक्वल्स टू 128। कितनी हो जाएगी बेटा 128 विच आर डिविजिबल बाय 7, विच आर डिविजिबल बाय 7। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 14 के लिए कह सकते हो। 15 के लिए क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ, कहता है n की किस वैल्यू के लिए जो इनकी n टर्म है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। आप इसके an को उसके an के इक्वल लिख लीजिए और काम आपका हो जाएगा। अगला कहता है डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म और 7 टर्म कहता है फिफ्थ से क्या हो जाएगी 12 ज़्यादा। आसान सा है, A7 माइनस A5 करोगे 12 आ जाएगा। 17 क्वेश्चन में कहता है 20th टर्म निकालिए, AP की क्या दे रखी है लास्ट टर्म दे रखी है, आराम से हो जाएगा। ठीक है 20th टर्म निकालना, AP दे रखा है। अब लास्ट के रह जाते हैं आपके 3 क्वेश्चन, इनको और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जो कराने के होंगे बेटा वो मैं कराऊंगा, जो आसान होंगे वो आप खुद करोगे। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ द AP इज 24, द सम ऑफ दिस एंड, बहुत आसान है, ये भी कराने का नहीं था, आपको पता है। जनरल AP क्या होती है, जनरल AP इज A प्लस D, A प्लस 2D। ये बार बार लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। गिवन में क्या कहता है, ये गिवन में कहता है सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म दैट इज A4 और A8 कितना दे रखा है ये 24। इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो A प्लस में 3D आएगा और A प्लस में 7D आएगा, कितना हो जाएगा 24। 2A प्लस 10D कितना आ जाएगा 24। ऐसा भी मैं कर सकता हूँ, 2 मैंने कॉमन ले लिया, A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 24। तो A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 24 बाई 2 इज इक्वल्स टू 12, दैट इज A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12 से इक्वेशन नंबर 1। स्पीडली नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन पार्ट, और मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें भी ये चीज़ आ रही होगी समझ में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरी लाइन में कहता है 6th और 10th टर्म का जोड़ कितना 44 है, तो A6 और A10 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 44। तो A प्लस 5D, A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44। ये कितना हो जाएगा 2A प्लस 14D इज इक्वल्स टू 44, और 2 अगर कॉमन ले लिया तो A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 44, और A प्लस 7D 44 बाई 2 दैट इज 22, और A प्लस 7D कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 22 से इक्वेशन नंबर 2। ठीक है 1 और 2 वही पोलिनोमियल वाली बात, सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी, A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22 और A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12। माइनस कीजिए, माइनस 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 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 2D इज इक्वल्स टू 10 और D कितना आ गया प्यारे बच्चों 5। D अगर 5 है, पूछा क्या है इसने, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने, क्या निकालने फर्स्ट 3 टर्म। D आ गया, A के लिए सोल्व कीजिए। इन इक्वेशन 1 A प्लस 5D कितना प्यारे बच्चों 12 है, तो A प्लस 5 इज इक्वल्स टू 12, और A प्लस 25 इज इक्वल्स टू 12। A कितना आ जाएगा आपका -13, कितना आ जाएगा माइनस। A भी है D भी है, आप फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल सकते हो। कैसे, A प्लस D और A प्लस 2D। A कितना आ जाएगा आपके पास -13 है, A प्लस D कितना आ जाएगा -13 प्लस 5 दैट इज -8। A प्लस 2D कितना आ जाएगा -13 प्लस 2 5 दैट इज -13 प्लस 10 दैट इज -3। तो AP की फर्स्ट 3 टर्म्स कितनी आ जाएंगी -13 -8 और -3। दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर्स। ये क्या है प्यारे बच्चों,
रिक्वायर्ड आंसर है -13, -8 और -3। क्लियर? मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट है। कंसेप्ट आपको समझ में आता है तो आप बात क्लियर कर सकते हो। उसने कहा 4th और 8th टर्म का जोड़ ये है और 6th और 10th टर्म का जोड़ ये है, ए और डी के लिए सोल्व कर दिया और बस वैल्यूज़ यहाँ पे रख दी। ठीक है, क्वेश्चन आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? Subba Rao started working 1995 at annual salary ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year। 1995 में शुरू किया, 5,000 के साथ इंक्रीमेंट हो रहा है 200 पर ईयर। तो कहता है किस साल में जो उसकी सैलरी है कितनी हो जाएगी? 7,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7,000। तो आप ये लिख सकते हो, जो सुब्बा राव है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 विद कितने रुपीस से शुरू किया था उसने? 5,000। ठीक है, और पर ईयर इंक्रीमेंट कितना हो रहा है? जो पर ईयर का जो इंक्रीमेंट है प्यारे बच्चों, वो कितना हो रहा है? ₹200। तो ये कहता है कि कब, किस साल में जो इनकम है वो क्या हो जाएगी? ₹7,000। हमें क्या पूछना है? इन विच ईयर हिज इनकम रीच 7,000। कितना बेटा? 7,000। हमें ये पूछना है कि भाई कितने साल में इसकी जो आय है वो कितनी हो जाएगी? 7,000। कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 7,000। सुनिएगा, पहले साल 5,000 रुपये, हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट। दिस कैन फॉर्म एन AP सच दैट कि 5,000 से शुरुआत हुई, A 5,000, हर साल इंक्रीमेंट मतलब जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? 200 रुपीज़। और कहता है कब 7,000 हो जाएंगी? दैट इज AN कितना आ जाएगा? 7,000। क्लियर है? AN कितना आ जाएगा? 7,000। अब नाउ जो AN होता है वो क्या होता है? A + n-1 इंटू में D। AN है 7,000, A कितना है? 5,000 प्लस n हमें निकालना है, D कितना है? 200। प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 7,000 - 5,000 इज इक्वल्स टू n-1 और 200 मल्टीप्लाई में है। इसके बाद ऊपर करता हूँ, ये 2,000 बचेगा इज इक्वल्स टू n-1 200 से डिवाइड करोगे इस वैल्यू को इज इक्वल्स टू n-1। ये कितना आ जाएगा? 10 इज इक्वल्स टू n-1। 10 + 1 इज इक्वल्स टू n। 11 इज इक्वल्स टू n। इसका मतलब इन 11th ईयर, 11वें साल में इनकम विल रीच ₹7,000। मतलब क्या है कि 11th ईयर में जब वो 11वें साल में जाएगा तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 7,000 रुपीज़ हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7,000 रुपीज़ हो जाएगी। बात क्लियर है कि जब वो 11वें साल में पहुंचेगा तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 7,000 रुपीज़। स्टार्टिंग से 5,000 रुपये उसकी सैलरी थी, 200 रुपये इंक्रीमेंट, और कहता कब उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी? तो A 5,000, D AN हो गया। AN क्या होता है? A + n-1 इंटू D। मैंने यहाँ n के लिए सोल्व किया, n मेरे पास कितना है? 11। इसका मतलब उसको 7,000 रुपये तक पहुँचने के लिए कितने साल लगेंगे प्यारे बच्चों? 11 साल लगेंगे। कितने लगेंगे? 11 साल लगेंगे। चलिए, नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। ये प्रॉब्लम सम्स हैं, इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसलिए ये करवा रहा हूँ मैं सारी की सारी। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है? रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक। पहले हफ्ते में वो 5 रुपये बचाती है, तो वो कहता है हर वीकली सेविंग को वो 1.75 रुपीज़ बढ़ा रही है, और nth वीक में उसकी जो सेविंग है वो कितनी हो जाएगी? 20 रुपये 75 पैसे। वो कहता है फाइंड n। इसको भी एक AP की तरह फॉर्म करेंगे, तो आप ये लिखोगे रामकली सेव्ड
सेव्ड मनी इन फर्स्ट वीक, कितने रुपए बचाती है? ₹5 बचाती है। कितनी बचाती है? ₹5। हर हफ्ते वीकली इंक्रीजिंग इन सेविंग, वीकली जो इंक्रीज हो रही है, जो सेविंग्स इंक्रीज हो रही है वीकली, कितनी हो रही है? ₹1.75। कितनी हो रही है प्यारे बच्चों? 1.75। ये कहता है लास्ट में जो इसकी सैलरी है या सेविंग्स, सॉरी, इन nth वीक, ये कहता है इन nth वीक सेविंग्स बिकम ₹20.75। अब ये कहता है कि फाइंड n, क्या कहता है? फाइंड n क्या होगा? समझिए एक चीज, पहले हफ्ते में ₹5 बचाया, अगले हर हफ्ते 1.75 ऐसे वो बचा रहा है। कह रहा है कौन से हफ्ते में 20.75 हो जाएगी। अगर इसको मैं एक AP फॉर्म करूं तो आप लिखोगे हेयर A जो आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा, D हर हफ्ते का चेंज 1.75, और जो कभी उसकी सेविंग हो जाएगी वो हो जाएगी 20.75, और आपको क्या निकालना है? n। सेम वही फॉर्मूला, दैट इज, इसके बाद आप लिखोगे वी नो an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना है? 20.75 है, a कितना है? 5 है, n मुझे निकालना है, और d कितना प्यारे बच्चों? 1.75 है। अब इसके बाद 20.75 माइनस 5 इज इक्वल्स टू n-1 1.75। इसमें से 5 जाएगा तो 15.75 आएगा, और n-1 1.75। ये 1.75 मल्टीप्लाई में इसको नीचे लेके आओ, 1.75 इज इक्वल्स टू n-1। अब ये इसको डिवाइड करेगा, ठीक है? अब ये इसको डिवाइड करेगा, देखो पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो गया, 5 से करो कैंसिल आउट, 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25, ठीक है? अब ये 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, ठीक है? अब 5 7 ज़ा 5 6 ज़ा 5 3 ज़ा, तो 63/7 दैट इज 9 इज इक्वल्स टू n-1, और n कितना आ गया प्यारे बच्चों? 10 आ गया। n कितना आ गया प्यारे बच्चों? 10 आ गया। n 10 आने का मतलब क्या है कि जो इसको 20.75 तक पहुंचने के लिए कितने हफ्ते लग जाते हैं? 10 हफ्ते लग जाते हैं। कितने हफ्ते लग जाते हैं? 10 हफ्ते लग जाते हैं। क्लियर है? मैंने आपको 5.2 के मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करा दिए हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस छोड़े हैं, मैं मानता हूं। अगर आप कंसेप्ट से सीख रहे हो तो आप वो क्वेश्चन खुद कर सकते हो। क्लियर है? अगर नहीं होगा तो आप मेरे पास क्वेरी भेजिए, मैं उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करके आपको दूंगा। तब तक के लिए बेटा कीप प्रैक्टिसिंग। अब तक हमने 5.1 और 5.2 कंप्लीट कर ली है। अगली एक्सरसाइज 5.3 इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5। वी विल कंप्लीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच।